हेलो बच्चों, फिर से एक नए सफर की शुरुआत, एक बहुत ही शानदार शुरुआत। इस प्लेटफॉर्म पे हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स कोर्स। वादा किया गया था कि फ्री कोर्स आते रहेंगे और वो वादा यहाँ पे निभाया भी जाता है। क्लास 11 का मैथमेटिक्स कोर्स शुरू हो चुका है। पहले चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। एक एक करके सारे चैप्टर कवर करवाए जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि मैथ्स में थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों पे कमांड होना जरूरी है। थ्योरी अच्छी होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी हो जाएगी। और मैं दोनों ही चीजों पे बराबर बराबर ध्यान देता हूं, इक्वल फोकस रखता हूं। थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्लास 11 के सारे टॉपिक बड़े फंडामेंटल टॉपिक हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक हैं, बहुत जानदार टॉपिक हैं। और देखिए, क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है वो क्लास 11 के मैथमेटिक्स के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर आपका क्लास 11 मैथमेटिक्स अच्छा है, आप समझ लीजिए 12th पे आपकी मैथ्स में कमांड आनी ही आनी है। हम मैथ्स के इस कोर्स को शुरू करें, पहले चैप्टर से शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूं जल्दी से। ये अपनी फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है 10+ ईयर्स का। मैंने अपने करियर की शुरुआत की बंसल क्लासेस कोटा से, उसके बाद आकाश जनकपुरी, फिर जयपुर, बायजूस दिल्ली। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बड़ा मजा आया। मैथ्स अपना है पैशन, टीचिंग अपना है शौक। मुझे बहुत मजा आता है मैथ्स पढ़ाने में। दिल से मैथ्स पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बारीकी से सिखाऊंगा। आपको भी कोशिश करनी है अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखें, बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को सीखें। और देखिए, एक लेक्चर जैसे ही खत्म हो नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, नोट्स उनके बनाएंगे, प्रॉपर्ली सारी बातों पे ध्यान देंगे, मैथ्स आपका भन्नाट हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। रोक नहीं सकता कोई मैथ्स को अच्छा होने से। चैप्टर की शुभ शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है, आपके सामने लिखा हुआ है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी नाम का चैप्टर है, बहुत ही बेसिक, बड़ा एलिमेंट्री चैप्टर है। लोग इसको तवज्जो नहीं देते। लोग समझते हैं अरे छोटा सा चैप्टर है, क्या ही काम आएगा। और मैंने अक्सर उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है फिर मैथ्स के बाकी चैप्टर्स में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, सेट्स छोटा जरूर है, लेकिन ये फेविकोल का काम करता है मैथ्स में। सारे मैथमेटिक्स को बाइंड करके रखता है ये। अगर सेट्स आपका अच्छा है तो सेट्स के सवाल तो आपसे होंगे ही, बाकी चैप्टर्स पे भी इसका इंपैक्ट आता है, बाकी चैप्टर्स भी आपके अच्छे होंगे। सेट्स का जो डायरेक्ट यूज है वो एक रिलेशन चैप्टर है, रिलेशंस, वहां पे होगा, फंक्शंस में होगा। कैलकुलस की बहुत सारी जगहों पे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी सेट्स के फंडामेंटल्स का प्रयोग होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही शानदार चैप्टर है, बड़ा मस्त चैप्टर है, मद मस्त चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी में सेट्स सारा ही यूज होता है। सेट्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे। और प्रोबेबिलिटी क्लास 11 के सिलेबस में भी है, 12th के सिलेबस में भी है। और देखिए, कैलकुलस पूरी 12th क्लास में है, रिलेशन फंक्शन 11 12 दोनों में है, सीक्वेंस क्लास 11 के सिलेबस में है। आप देख सकते हैं सेट थ्योरी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। सेट को बड़े अच्छे से सेट के साथ सेटिंग कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कीजिए। आप इन सारे चैप्टर्स में आपकी बहुत हेल्प होगी। सेट्स की जो सिस्टमैटिक थ्योरी है वो सबसे पहले जॉर्ज कंटूर ने दी। ये दाढ़ी वाले भैया जो आपको नजर आ रहे हैं, देखिए दाढ़ी इनके है, बड़ा पेंट कोट एकदम पहने हुए हैं। जॉर्ज कंटूर इनका नाम है। इन्होंने सेट्स की सिस्टमैटिक थ्योरी दी, तो इनको श्रेय जाता है सेट्स की पूरी थ्योरी बनाने के लिए। इनके बारे में खास बात बता दूं मैं आपको, बहुत शानदार मैथमेटिशियन थे, बड़े मस्त मैथमेटिशियन थे और वायलिन बजाते थे, शौकीन थे एकदम, सारंगी बजाते थे खूब मस्ती के साथ। और इनके फादर, इनके दादाजी म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, ये भी म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। मैथ्स और म्यूजिक दिल में था, दिल से निकलता था। बहुत शानदार मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही सेट थ्योरी चैप्टर को, जो आज हमारे बीच में है, जो आज हम और आप इसको सीख रहे हैं, इसको डिजाइन किया था। शुरुआत करते हैं सेट्स के डेफिनेशन के साथ। मुझे मालूम है आपके पास सेट्स की नॉलेज होगी, आपको सेट्स मालूम होगा, सेट के कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको सेट्स आता है, ऐसा बोलते हैं कि आता है, लेकिन जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि उनको आधी नॉलेज है। और आधी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है।
क्योंकि वो नेगेटिव नंबर आते हैं फिर सवालों में। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से देखें। कुछ कुछ आपको आता होगा, लेकिन सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से आने बहुत जरूरी हैं। और सेट्स का प्रयोग बता चुका हूं, बाकी चैप्टर्स में बहुत होने वाला है। तो सेट को सीरियसली समझें और एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। ओके, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहां पे दो शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, वेरिएबल्स का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, प्लैनेट्स का हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, कुछ और ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है। यहां पे देखिए मैं कुछ कलेक्शन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर हैं 4, इनका एक कलेक्शन है, इसको सेट बोलेंगे अपन। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, उसको अपन सेट बोलेंगे। यहां पे मैंने बोला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर देखिए आप ऐसा कुछ लिख देंगे तो ये सही तरीका नहीं है सेट को लिखने का, इसको सेट अपन अक्सर नहीं बोलते। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया राम रघु, राम रघु रोडीज। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, इनका कलेक्शन भी एक सेट बोला जाएगा। मैं एक और सेट लिख देता हूं, एक्स वाई पापा, एक्स वाई पापा। यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको भी हम सेट बोलेंगे। ठीक है, एक और सेट लिख देता हूं, मम्मी एक्स स्क्वायर -2 -8। ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेट बोला जाएगा। वो सारे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे सेट बोला जाएगा। सेट बोलने का मतलब है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए एलिमेंट्स का। करेक्ट है। यहां पे लिखा है मैंने, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डज नॉट मैटर। मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। एक सेट में मान लो ये लिख देता हूं जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं यूं लिख दूं 1 3 2, तो खुश होने की जरूरत नहीं है भाई। ज्यादा खुश मत होइए कि नया सेट लिख दिया मैंने, ये नया सेट नहीं है। इसमें भी वही 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी वही 3 एलिमेंट हैं। यहां पे इनकी पोजीशन अगर आपने बदल दी तो ये मत समझना कि आपने सेट बदल दिया, ये सेम सेट है। ये दोनों के जो दोनों सेट हैं ये सेम सेट हैं। अरेंजमेंट जो है ऑब्जेक्ट्स की कैसा भी लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, सेट वही का वही रहेगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना चाहिए, और अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है ना। एक सेट के अंदर जैसे मैंने ये लिख दिया यहां पे 1 2 3, ये जो 1 2 3 लिखे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इनको मेंबर्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मेंबर्स ऑफ द सेट, या इनको ऐसे ही बोल देते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स बोल लीजिए, ऑब्जेक्ट्स बोल लीजिए, मेंबर्स बोल लीजिए, सेट के एक ही बात है। करेक्ट है। सेट की डेफिनेशन आई होप एकदम क्लियर होगी। यहां पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कलेक्शन लिखे हुए हैं। मैंने स्क्रीन पे आपके सामने देखिए 5 कलेक्शन लिखे हैं। आपको बताना है कि इन 5 कलेक्शन में कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, वो वाला कलेक्शन सेट होगा जिसके एलिमेंट वेल डिफाइंड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। और अगर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं है तो उस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। बताइए मुझे, पहले से शुरू करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से हैं? 1 3 5 7 9। ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, 10 से छोटे हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। जी हां, ये एक सेट होगा। नीचे लिखा हुआ है द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो रिवर्स हैं प्रॉपरली डिफाइन की गई हैं कि भाई ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, ये एक रिवर है। जितनी भी रिवर्स हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी हमारा सेट है। नीचे लिखा द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं,
फिक्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, AEIOU, ये भी एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, इस कलेक्शन को भी सेट बोलेंगे। यहां पे देखिए एक और कलेक्शन लिखा हुआ है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, खूबसूरत लोग भारत के। अब किसी को भाई हो सकता है ए खूबसूरत लगे, बी खूबसूरत लगे, सी खूबसूरत लगे, किसी दूसरे आदमी को क्या पता रीना खूबसूरत लगे, डब्ल्यू खूबसूरत लगे और टीना खूबसूरत लगे, लेकिन किसी तीसरे आदमी को कुछ खूबसूरत ही नहीं लग रहा, वो बोलेगा कुछ भी खूबसूरत नहीं है, खाली सेट। कोई चौथे आदमी को ऐसा लगता हो कि मैं खुद ही खूबसूरत हूं, कोई एक रघु नाम का आदमी है, रघु, उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही खूबसूरत हूं दुनिया में और कोई खूबसूरत ही नहीं है, इंडिया में सिर्फ मैं ही खूबसूरत हूं, कोई दूसरा खूबसूरत नहीं है, तो रघु के अकॉर्डिंग ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया का ये वाला सेट बन जाएगा। एक आदमी जो सोचता है कोई भी खूबसूरत है ही नहीं इंडिया में, ये वाला सेट बन जाएगा। एक कोई चैंपियन है, वो ये सोचता है कि भाई रीना, डब्ल्यू और टीना खूबसूरत हैं, उसका ये सेट, वो समझेगा कि ये सेट जो है ये वाला है। तो आप देखिए यहां पे ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट, किसी के लिए कोई सेट। तो देखिए वेल डिफाइंड नहीं हुआ यहां पे, वेल डिफाइंड ये कलेक्शन नहीं है एलिमेंट्स का, क्योंकि अगर वेल डिफाइंड होता तो प्रॉपरली मालूम होता कि क्या है इस कलेक्शन के अंदर। यहां पे तो मालूम ही नहीं चल रहा कि इस कलेक्शन में क्या है, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड कर रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ है तो मेरा एक अलग सेट बन गया, आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है तो आपने एक अलग सेट बना दिया, तो ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। यहां पे देखिए 5th नंबर पे लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए आप। 210 के प्राइम फैक्टर जब आप करते हैं तो देखिए ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आए, एक 2 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, एक 7 आया। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको भी सेट बोलेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि किस कलेक्शन को सेट बोलेंगे और किस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। यहां पे ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ये जो कलेक्शन था ये वेल डिफाइंड नहीं था, इसलिए इसको अपन सेट नहीं बोलेंगे। बाकी जितने कलेक्शन थे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन थे, उनको सेट बोला जाएगा। करेक्ट है। चलिए भैया आगे चलते हैं। सेट थ्योरी को सीखने से पहले, सेट थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले, सेट थ्योरी में कई सारे सिंबल्स यूज होते हैं, उन सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सिंबल बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का सिंबल है, एक उल्टा ए बना होता है ऐसे करके, उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, फॉर ऑल या फिर बोल सकते हैं फॉर एवरी। एक उल्टा ई बना होता है, मैथ्स में बड़े शानदार सिंबल हैं, बहुत काम आने वाले सिंबल हैं। ये उल्टा ई बना होता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मीनिंग है देयर एग्जिस्ट। और सेट थ्योरी में बड़े काम के सिंबल हैं यहां पे, ये कोलन, कोलन का मतलब होता है सच दैट। सच दैट, सच दैट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो बिंदियों का प्रयोग भी करते हैं, कोलन का प्रयोग भी करते हैं, और एक वर्टिकल बार भी लगा देते हैं। कई बार वर्टिकल बार लगा दीजिए या दो बिंदियां लगा दीजिए, इसका मतलब होगा सच दैट। और कोमा जहां पे लगा हो, कोमा का मीनिंग होता है एंड। तो ये सिंबल्स होंगे जो सेट थ्योरी में यूज होने वाले हैं। सेट चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, इन सिंबल्स को प्रयोग में लेकर के आएंगे। करेक्ट है एकदम। आई होप इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमको मालूम चल गया है कि सेट क्या होता है। सेट होता है डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। मान लो हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5।
ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब इस 5 एलिमेंट का जो सेट है अगर आप वो बनाएंगे तो कैसे बनाया जाएगा? पहले तो इन 5 एलिमेंट्स में कोमा लगाइए आप। पहले तो क्या कीजिए, आप इनमें लगाइए कोमा। लगा दिया कोमा। कोमा लगाने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा सेट। यहां पे देखिए पीछे कोमा नहीं लगाना आपको, यहां पर कोमा नहीं लगाएंगे। सो देखिए ये बन जाएगा एक सेट। कर्ली ब्रैकेट होनी जरूरी है, एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगा दिया और इस सेट को एक नाम दे दिया जाता है। किसी भी कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हो। कैपिटल लेटर अंग्रेजी का हो या हिंदी के किसी लेटर से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। किसी भी भाषा के लेटर से डिनोट किया जाता है अक्सर इसको, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इस सेट का नाम हो जाएगा ए सेट। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस सेट की। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। इसका नाम है रोस्टर फॉर्म या फिर इसको बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का मतलब है टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ। अब देखिए एक टेबल सी बना दी, 1 2 3 4 5 लिख दिया, ये इस सेट की बोली टेबुलर फॉर्म। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम सेट को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। ये हमने देखा कि एक सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेम सेट को लिखने के 2 तरीके और भी हैं। अगर अपने को विजुअली इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं, हम एक इस प्रकार से सर्कल बना करके और उसके अंदर एलिमेंट लिख देते हैं। ऐसे करके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एक राउंड यूं करके एक लूप बना करके, और इस लूप में अगर एलिमेंट आप लिख दो तो वो हो जाएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये कौन सा सेट है? सेट ए है। यहां इसके बाजू में लिख देंगे ए। इसका नाम लिखना हो इसके बाजू में यहां पे लिख देते हैं। यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, जहां आपका मन करे वहां पे लिखा जा सकता है। ये बड़ी शानदार तरीका है लिखने का सेट को। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए बहुत सारी क्लैरिटी सेट्स में हो जाएगी और बहुत सारे चैप्टर्स में, स्पेशली जेई के जो सवाल आते हैं उसमें सेट बिल्डर फॉर्म का बहुत प्रयोग किया जाता है। जेई को सेट बिल्डर फॉर्म बहुत पसंद है, बड़े मजे से यूज करती है सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे। सेट का नाम क्या है? ए। सेट का नाम है ए। आइए समझते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें। यूं लिखते हैं कि सेट ए contains all those x. Set A contains all those x such that, ये 2 बिंदियां मैंने बताई थी आपको such that की होती हैं। Set A contains all those x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 5 and x is a natural number. अब ध्यान से देखें, ये वाला जो सेट A है इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसका मीनिंग समझते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसको डिकोड करना आ गया, समझ जाना, रोस्टर फॉर्म आपकी क्लियर है। देखिए डिकोड करते हैं इसको। सेट ए में वो सारे एक्स होंगे, सेट ए में वो सारे एक्स होंगे जो 1 और 5 के बीच के हों, इंक्लूडिंग 1 and 5, और नेचुरल भी हों। आप मुझे वो एक्स बताएं जो 1 से 5 तक आते हों और नेचुरल नंबर भी हों। वो हैं 1 2 3 4 5। यही तो है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेट जब डिकोड करते हैं तो ये बन जाता है। तो सेम सेट है, यहां पे लिखा गया एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और यहां पे लिखा गया प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कि भाई x नेचुरल नंबर है, 1 से 5 तक है और उस x से बना है सेट ए। यहां पे देखिए x की प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए सेट लिखा गया है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं। और यहां पे देखिए दिख रहा है साफ साफ, इसलिए इसको विजुअल फॉर्म बोलते हैं। विजुअली एकदम देखिए पता लग रहा है कि सेट क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसको विजुअल फॉर्म बोलते हैं। यहां प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके लिखा हुआ है x की, इसलिए इसको प्रॉपर्टी फॉर्म बोलते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से सेट बिल्ड कराना पड़ता है। यहां देखिए, यहां मैंने x की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, उनका इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए सेट को बिल्ड करना पड़ा, इसलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। यहां से सेट बिल्ड किया जाता है। और इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे देखिए एक टेबल बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, टेबुलर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तीनों हमको मालूम होने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने एक सेट लिख दिया, यहां पे मैंने सेट लिख दिया 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स हैं सेट के। ये मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म में। आप मुझको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताइए क्या होगी। इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए और इसको विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाइए। विजुअली रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। एक लूप बनाएंगे, उसमें एलिमेंट्स लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए सेट का नाम। ये हो गई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। प्रॉपर्टी फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ए कंटेन्स 2n, सेट ए में 2n टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 4 या उससे छोटी है। n एक नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 4 या उससे छोटी है, मतलब n जो हो सकता है वो 1 2 3 4 ही हो सकता है, क्योंकि 4 या उससे छोटा नेचुरल नंबर तो 4 3 2 1 ही है। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 बन जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 बन जाएगा, 4 पुट करेंगे 8 बन जाएगा और पूरा सेट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपने को बात समझ में आई कि जो इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है वही इंफॉर्मेशन इन सब जगहों से भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये एक ही सेट की 3 रिप्रेजेंटेशन है, एक ही माया के 3 नाम हैं, एक ही माया के 3 नाम हैं। बात एक है, लिखने के अंदाज 3 हैं, तीनों अंदाज मालूम होने चाहिए। इनका आगे प्रयोग करने वाले हैं, इनका प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तीनों मालूम होनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म आपको मैंने बता दी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, और रोस्टर फॉर्म बड़ी सिंपल है, टेबल की फॉर्म में यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हों तो आप समझ जाना रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है। करेक्ट है एकदम। ये मैंने बता दिया कि सेट को अक्सर किसी भी लेटर का यूज करके अपन लिख सकते हैं। किसी भी लेटर का यूज करके आप उसको सेट का नाम दे सकते हो, ठीक है ना। सो मूव करते हैं आगे। सेट का रिप्रेजेंटेशन आपको एकदम क्लियर है, सेट की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। सवाल आपके सामने है, राइट द सेट ए, ये सेट लिखा हुआ है, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। आप सेट आपके सामने है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। यहां पे आप नोटिस करें तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। देखिए मैंने लिख दिया n स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं, n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये मिलेगा, 2 डालेंगे तो 4 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा। मतलब n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालता चला जाऊं, ध्यान से देखिए आप, n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालता चला जाऊं, इसके एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हुआ ये इस सेट को मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया। ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों एक ही हैं, शकल अलग है, शकलें अलग हैं, बात एक ही लिखी हुई है। n नेचुरल नंबर है, आप नेचुरल नंबर पुट करो, 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। करेक्ट है एकदम। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेट को लिख दिया है। मूव करते हैं आगे। एक और एग्जांपल है। अब की बार मैंने सेट बिल्डर फॉर्म दी है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने कहा है कि राइट द सेट दिस इन द रोस्टर फॉर्म। अब इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, बीच में कोमा लगा देना है, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है, बन जाएगा रोस्टर फॉर्म। इस सेट में वो सारे एक्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और उनका जो क्यूब है वो 100 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब करते हो तो 125 होता है।
ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जिनका क्यूब करने पे, ऐसे कौन से x हैं जिनका क्यूब करने पे 100 से छोटा आ जाए, वो x हैं 1 2 3 और 4, वो x हैं 1 2 3 और 4। ये वो x हैं जो पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और इनका क्यूब करने पे 100 से छोटा आंसर आता है। तो टेबल की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको सेट दिया गया था, उस सेट बिल्डर फॉर्म को डीकोड करके टेबल की फॉर्म में लिख दिया। आपके सामने स्क्रीन पे रोस्टर फॉर्म इस सेट की बन चुकी है। अरे करेक्ट है एकदम। चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अभी तक के सफर में अपने को सेट की डेफिनेशन क्लियर है, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं वो क्लियर है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। भाई देखिए, सेट के साथ सेटिंग करनी जरूरी है, मैथ्स के साथ सेटिंग हो जाएगी, सेट के साथ सेटिंग अच्छी, मैथ्स के साथ सेटिंग अच्छी। सेट जो है कई टाइप्स के होते हैं, अपन शुरुआत करेंगे बारी बारी से, सीखेंगे सारी टाइप्स को। सबसे पहले सीखेंगे फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। कई टाइप के सेट्स होते हैं, शुरुआत करेंगे फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स के साथ। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, और इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों। तो फाइनाइट सेट्स का मीनिंग है कि वो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट देन सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अगर इनफाइनाइट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हैं, उनको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सेट लिख देता हूं यहां पे, जैसे मैंने सेट लिख दिया 1 2 3, ये एक फाइनाइट सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। एक दूसरा सेट लिख देता हूं यहां पे सेट बी, एक सेट बी लिख देता हूं जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। जी हां, सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर लिखोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे करते हुए सारे नेचुरल नंबर्स हैं। सेट बी में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट सेट होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है एकदम? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ होल नंबर्स इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ ऑल इररैशनल नंबर्स इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट में एक खास टर्म डिफाइन की जाती है, फाइनाइट सेट्स के साथ एसोसिएटेड है एक बहुत ही खास बात, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। एक टर्म होती है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, वो सिर्फ फाइनाइट सेट्स के लिए ही डिफाइन की जाती है, ठीक है ना। एक स्पेशल टर्म है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर फाइनाइट सेट्स। क्या है कार्डिनल नंबर? आइए करेंगे बात। कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट्स। कार्डिनल नंबर जो है दिस इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट्स के लिए कार्डिनल नंबर डिफाइन किया जाता है। क्या है कार्डिनल नंबर? आइए जानते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, आइए समझते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है सेट का। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, मैं आपको बता दूं कि कार्डिनल नंबर को ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर को ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं। एक सेट ले लेते हैं, मान लो एक सेट ए ले लिया मैंने, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 x और y। आप इस सेट को देखिए, इस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर भी 5 हो जाएगा। एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस नंबर को उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट
इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। यहां पे देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं एक सेट के, उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is known as cardinal number of a set। cardinal number of a set। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 5। इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5। कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, Na लिख दिया यहां पे मैंने। ये जो Na है इसका मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे बोला जाता है ना। इसको Na ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, O लिख देते हैं, O कैपिटल O A। इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सेट ए। बात एक ही है, चाहे कार्डिनल नंबर की बात करो या ऑर्डर ऑफ सेट की बात करो। और कुछ बुक्स में तो ए सेट के दोनों तरफ 2 डंडे लगा देते हैं, वर्टिकल बार्स लगा देते हैं, इसका मीनिंग भी होता है कार्डिनल नंबर। एक सेट के दोनों तरफ 2 वर्टिकल बार लगे हों तो समझ जाना कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट लिखा हुआ है। करेक्ट है। Na से लिखिए, OA से लिखिए, वर्टिकल बार A से लिखिए, एक ही बात है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सिंबल है वो है Na। Na का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 5। करेक्ट है एकदम। तो अगर मान लो मैं एक सेट ले लेता हूं, यहां पे सेट बी ले लेता हूं, x y -1 -8 w आयोटा। अब बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर एन बी होगा 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। करेक्ट है। 2 सेट अलग अलग हो सकते हैं फिर भी उनका कार्डिनल नंबर सेम हो, ऐसा हो सकता है। जैसे यहां पे देखिए 2 सेट हैं, सेट ए, ये 2 डिफरेंट सेट हैं। ये देखिए 2 डिफरेंट सेट हैं, इनका कार्डिनल नंबर लेकिन सेम है। Na और Nb बराबर हैं। Na क्या है? A का कार्डिनल नंबर, इसमें 2 एलिमेंट है। Nb क्या है? 2 एलिमेंट इसके अंदर है, कार्डिनल नंबर 2 है। तो यहां पे दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर है लेकिन सेट बराबर नहीं है। यहां पे नोटिस करने वाली बात है, सेट बराबर नहीं है लेकिन कार्डिनल नंबर इनका बराबर है। करेक्ट है। तो सेट अलग अलग हो, उनका कार्डिनल नंबर सेम हो सकता है। तो आई होप आपको कार्डिनल नंबर कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी होगी। करेक्ट है एकदम। मूव करते हैं आगे। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आप जान चुके हो कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट बोला जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। ठीक है। अब कुछ इनफाइनाइट सेट ऐसे हैं, बड़े स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट हैं, उनके सिंबल जो हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। जैसे कैपिटल एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है सारे नेचुरल नंबर्स के सेट को। एक सेट में सारे नेचुरल नंबर लिखे हों, एक सेट में सारे नेचुरल नंबर लिखे हों, उस सेट का नाम रखा गया है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे होने चाहिए ऑल नेचुरल नंबर्स। W से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। W का मतलब है अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है। अगर लिखा हो R, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट को R से डिनोट किया जाता है, R पॉजिटिव और R नेगेटिव। R पॉजिटिव का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। R नेगेटिव का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। करेक्ट है। Q से डिनोट किया जाता है रैशनल नंबर्स के सेट को। सारे रैशनल नंबर्स एक सेट में लिख दिए जाएं, उस सेट का नाम रखा गया Q। तो Q बोलेंगे सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। Z से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स के सेट को। सारे इंटीजर्स एक सेट में लिख दिए जाएं, उस सेट का नाम रखा गया Z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहां पे देखिए एक बात बता दूं आपको कि जो सारे इंटीजर्स हैं उनको डिनोट करने के लिए सेट
जो है उसको डिनोट करने के लिए जेड का भी इस्तेमाल करते हैं और आई का इस्तेमाल भी करते हैं। आप आई लिखिए या जेड लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। आई पॉजिटिव या फिर जेड पॉजिटिव, आई पॉजिटिव या फिर जेड पॉजिटिव, इनसे डिनोट किया जाता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और आई नेगेटिव या फिर जेड नेगेटिव, आई नेगेटिव या फिर जेड नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव, सारे नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को, ठीक है। यहां पे इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि इररेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए एज सच कोई सिंबल नहीं है। इररेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए कोई एज सच एक यूनिक सिंबल नहीं है। उसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं मैं आपको बता दूं। जनरली सवालों में ऐसे लिखा होता है R माइनस क्यू। आपको बता चुका हूं क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है। तो रियल नंबर्स में से रैशनल वाले हटा दो, रियल नंबर्स में से रैशनल वाले हटा दो तो क्या बन जाएंगे, इररेशनल। तो ये है सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स। तो सारे इरेशनल नंबर्स एक सेट में अगर लिख दिए जाएं तो उस सेट को आप नाम दे सकते हो R माइनस क्यू, करेक्ट है। ये देखिए सारे सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। इनफाइनाइट सेट हैं सारे, नेगेटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, ये देखिए सारे इनफाइनाइट होते हैं। और इनफाइनाइट सेट्स को देखिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करके पूरे मैथमेटिक्स में यहाँ पे इनको लिखा जाता है। पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ही पॉपुलर सिंबल हैं, याद होने चाहिए, कंठस्थ एकदम होने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये हमारे कुछ खास किस्म के इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारा डिस्कशन हो रहा है टाइप्स ऑफ सेट को लेकर के। हमने पहले इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट सीखा, इनफाइनाइट सेट कुछ खास किस्म के होते हैं वो सीखा। अब बारी है ये समझने की कि नल सेट क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो नल सेट है उसके दो नाम और होते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। कहीं नल सेट लिखा हो, वॉइड सेट लिखा हो, एम्प्टी सेट लिखा हो, एक ही बात है, एक ही माया के तीन नाम हैं। एक सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, एक सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को नल सेट बोला जाएगा। If number of elements in a set is, if number of elements in a set are zero, then it is called a null set. Then it is called a null set. नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में जीरो हैं, कोई एलिमेंट ही नहीं है किसी सेट में, उसको अपन बोलेंगे नल सेट, ठीक है। एक बात तो समझ में आनी चाहिए आपको, करेक्ट है। दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि जो नल सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ग्रीक अल्फाबेट फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फाई एक ग्रीक अल्फाबेट है, तो फाई से हम नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर खाली ब्रैकेट से हम नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है नल सेट के, आप दोनों में से जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन, ये दो रिप्रेजेंटेशंस हैं नल सेट के, जो आपका मन करे उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नल सेट का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि मान लो एक सेट लिखा मैंने ए, सेट ए में वो सारे एक्स लिखे मैंने सच दैट वो एक्स रियल हो और इसको सेटिस्फाई करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को। आप मुझे वो एक्स बता दीजिए, आप मुझे वो एक्स बता दीजिए, आप मुझे वो एक्स बता दीजिए सच दैट वो एक्स रियल भी हो एंड वो इसको भी सेटिस्फाई करता हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 किसी एक्स पे नहीं होता,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे एक्स की जगह पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर लीजिए, पॉजिटिव पुट कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए, किसी भी प्रकार की यहां पे रियल वैल्यू पुट कर लें, लेफ्ट साइड 0 नहीं की जा सकती। तो कोई ऐसा एक्स मौजूद नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई ऐसा एक्स नहीं है जो रियल भी हो और इसको भी सेटिस्फाई करता हो, कोई ऐसा एक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेट है खाली है, इसमें ऐसा कोई एक्स नहीं है जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। तो सेट ए जो है मेरा, ये नल सेट होगा। सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख देंगे, खाली है भाई ये। सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, यूं लिख दीजिए या फाई का इस्तेमाल करते हुए लिख दीजिए। ये प्रॉपर्टी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एक बात लिखी हुई थी, मैंने देखा ऐसा कौन सा एक्स है जो इनको सेटिस्फाई करता हो, ऐसा कोई एक्स नहीं है। सेट ए मेरा खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट नल सेट होता है, खाली ब्रैकेट से डिनोट किया जा सकता है। करेक्ट है। आई होप नल सेट एकदम आपको क्लियर होगा। ठीक है, मुझे बताएं कि नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है। नल सेट का कार्डिनल नंबर होता है 0। नल सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है। नल सेट में कितने एलिमेंट हैं? कोई भी एलिमेंट नहीं है। नल सेट का कार्डिनल नंबर होगा 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट इज 0, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0। क्लियर है? यहां पे लिखा हुआ मैंने सिंगलटन सेट, बड़ा सिंपल है। एक सेट में मात्र एक एलिमेंट हो, जैसे यहां पे देखिए मैंने सेट ए लिखा है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 1, then it is called a सिंगलटन सेट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे यहां पे एक सेट लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और इसको हम बोल देंगे सिंगलटन सेट। ठीक है ना? ये एग्जांपल है इसका, ये जो है इसका एग्जांपल लिखा हुआ है। चलिए यहीं पे लिखा रहने देते हैं, यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं। एग्जांपल क्या है? ये एक सेट लिख दिया W, इसका एलिमेंट है, करेक्ट है, ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। बात समझ आ रही है आपको? एक और सिंगलटन सेट लिख देता हूं आपको मैं, स्टाइलिश तरीके से, ग्लैमरस तरीके से एक सेट लिख देता हूं। सिंगलटन सेट देखिए लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कि क्या ये जो सेट मैं लिख रहा हूं, क्या ये सिंगलटन सेट है क्या। आप देखिए सेट मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है और बताना है मुझको कि ये सिंगलटन सेट है क्या। यहां पे मैंने एक सेट लिखा है, आपको बताना है कि ये जो सेट है क्या ये सिंगलटन सेट है क्या। जी हां, ये एक सिंगलटन सेट है। मैंने इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा है। मैंने कहा है वो एक्स बताइए जो इसको सेटिस्फाई करते हो और पॉजिटिव भी हो। तो पॉजिटिव में इसको सेटिस्फाई करने वाली मात्र एक वैल्यू है, वो है x इक्वल टू 1। जब आप x इक्वल टू 1 डालेंगे तो लेफ्ट राइट बराबर हो जाएंगी। तो ये जो सेट है ये एक सिंगलटन सेट है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लियर है? तो एक सिंगलटन सेट को प्रॉपर्टी फॉर्म में भी पहचान में आना चाहिए कि सिंगलटन सेट है। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंगलटन सेट वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर 1 हो। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 का मतलब है कार्डिनल नंबर 1 होगा तो सेट हमारा सिंगलटन होगा। आई होप आपको नल सेट और सिंगलटन सेट एकदम क्लियर है, सेट है। बात समझ आ रही है? चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। हमारा सफर बढ़ता हुआ, हमारा सफर बढ़ता हुआ, सफर यूं ही चलता रहेगा। मंजिल पे पहुंचना है, सारे चैप्टर्स करने हैं। आज बस एक शुरुआत है, आज की शुरुआत, एक शानदार शुरुआत होनी चाहिए। सारी चीजें आपको 1 बाय 1 समझ आनी चाहिए। और देखिए नोटबुक बनाएं, आप उनके नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, अगला लेक्चर देखें। यूं करते हुए आपका ये चैप्टर बहुत शानदार हो जाएगा। और पहले ही बता चुका हूं, ये फेविकोल का काम करता है मैथमेटिक्स में। सेट्स अगर अच्छा है उसका इंपैक्ट आपके मैथमेटिक्स पे भी पड़ेगा। ठीक है? स्क्रीन पे आपके सामने है दो बेहतरीन टर्म्स, खास टर्म्स, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं।
यहां पे दो सेट लिखे हुए हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। आप इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखें जरा। आप इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखें। मैं बोलता हूं कि ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। ये जो दोनों के दोनों सेट्स हैं ये इक्वल सेट्स हैं। यहां पे ए सेट के एलिमेंट हैं 1 और 2। बी सेट को मैंने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। आइए इसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। आप मुझे वो एक्स बताएं जो इसको सेटिस्फाई करते हों और रियल भी हों। चलिए देखते हैं इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा एक्स है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाला एक्स कौन सा है। क्वाड्रेटिक आई होप आप लोगों को सोल्व करनी आती होगी, क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आती होगी भाई। फैक्टर बना लिए मैंने। इस क्वाड्रेटिक के जैसे ही मैंने फैक्टर बनाए तो यहां पे देखिए समझ आ रहा है, या तो x2 होगा या फिर x1 होगा। तो x की वैल्यू 1 और 2 आई, वही x चाहिए था मुझको। मेरा जो सेट b है वो उन x से मिलके बना है जो x इसको 0 करते हैं, और वो x हैं 1 और 2। 1 और 2 वो x हैं जो इसको 0 करते हैं। तो मेरे सेट में दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और a सेट में भी यही दोनों एलिमेंट थे। ए सेट में भी एलिमेंट थे 1 और 2, बी सेट में भी एलिमेंट थे 1 और 2। सारे एलिमेंट ए के बी में हैं, सारे एलिमेंट बी के ए में हैं। बात मोटी सी समझी जाए, ए सेट के सारे एलिमेंट और बी सेट के सारे एलिमेंट डिट्टो मैच करते हैं, फोटोकॉपी हैं दो सेट एक दूसरे के, उनको बोलेंगे इक्वल सेट्स। बात समझ में आ रही है क्या भाई। दो सेट्स को इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों सेट्स के एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, डिट्टो सेम हो। फोटोकॉपी एक सेट का कर दीजिए, इक्वल बन जाएगा। यहां पे ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी सेट के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में। तो हम बोलेंगे ए सेट इज इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी लिखने की मेरी हिम्मत तभी हो पाएगी जब ए और बी के सारे एलिमेंट्स मैच करते हों। बात समझ आ रही है। इफ all the elements of two set, if all the elements of two sets are same, then they are said to be equal sets। तब उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। क्लियर है। अब ये क्या बल्ला है भाई, ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे। दो सेट आपके सामने हैं, स्क्रीन पे देखिए। कंप्यूटर जी स्क्रीन पे बच्चों को दो सेट दिखाइए आप। ये कंप्यूटर जी ने आपको दो सेट दिखा दिए। यहां पे सेट सी और डी ले रहा हूं मैं। ये सेट हमारा सी है, ये डी है। यहां पे देखिए सेट सी और सेट डी देखिए आप। सेट सी और सेट डी दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। क्या सेम है, कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं, दो। एक एलिमेंट ये, दूसरा ये। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितने हैं, वो भी दो है, एक एक्स और एक वाई। यहां पे नोटिस कीजिए कि कार्डिनल नंबर सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो तो दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाएगा। तीन ऐसे सेट हो कि उनका कार्डिनल नंबर सेम हो, उन तीनों को इक्विवेलेंट बोल देंगे। तो सीधी सी बात है कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज सेम, then they are said to be equivalent sets। they are said to be equivalent sets। तो दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स तब बोलेंगे जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। और एक बात बता दूं, इक्वल सेट्स जो होते हैं
वो इक्विवेलेंट तो होते ही हैं भाई, सारे एलिमेंट बराबर हैं तो कार्डिनल नंबर तो बराबर होगा ही। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। बात समझ आ रही है आपको? आई होप इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ऐसा सेट जो सारे सेट्स का दाता हो, ऐसा सेट जिससे बाकी सारे सेट निकले हों, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अब तुम सोच रहे हो मैं कैसी बातें कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? डेफिनेशन आपके सामने पहले पढ़े। द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स रेलेवेंट टू अवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन की रेलेवेंसी के पॉइंट से सारे एलिमेंट जिस सेट में मौजूद होंगे उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको थोड़ा बताता हूं, आप समझिए। मान लो एक स्कूल है और उस स्कूल में एक दिन हेडमास्टर ने कहा कि आज मैं क्लास 7th के हर बच्चे की डिटेल जानना चाहता हूं। कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में खराब कर रहा है, कौन टॉपर है, कौन नीचे है। आज मैं क्लास 7th को पूरा डिटेल में स्टडी करना चाहता हूं। तो क्लास 7th के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट हुए, जो वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑब्जर्वेशन में है। सारे एलिमेंट्स वो जो ऑब्जर्वेशन में हो उनको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मान लो किसी दूसरे दिन हेडमास्टर को लगा कि क्लास 8th के स्टूडेंट्स को आज स्टडी किया जाए। किसके मार्क्स 40% से नीचे हैं, किसके 40% से 60% के बीच में हैं, किसके 60% से 80% के बीच में है, किसके 80% से 90% के बीच में है, किसके 90% से अबव है, कौन टॉपर है, कौन फेल होता है, किस सब्जेक्ट में कौन कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है, सारा स्टडी करना चाहते हैं मान लो हेडमास्टर एक पर्टिकुलर दिन पे। तो उस दिन उनका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होंगे। तो एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हों जो ऑब्जर्वेशन में हैं, जो हमारे क्वेश्चन में किसी सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन में है, उन एलिमेंट से बनने वाले सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मान लो पूरा स्कूल ही ऑब्जर्वेशन में है किसी दिन प्रिंसिपल के, वो चाहता है मैं पूरे स्कूल की हर क्लास के बच्चों को देखना चाहता हूं, टॉपर कौन है, फेल कौन होते हैं, 90% से अबव कौन है, स्पोर्ट्स में अच्छे कौन है, इस प्रकार से पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं। तो उस दिन उस पॉइंट पे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सल सेट बन जाएंगे। तो आई होप यूनिवर्सल सेट का फंडा क्लियर होगा एकदम आपको, कि वो वाला सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट हों जो हमारे क्वेश्चन में रिलेवेंट हैं, जिन एलिमेंट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिन एलिमेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स से बनने वाला सेट यूनिवर्सल सेट होता है। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो हमारे स्टडी का हमारा स्टडी हम उस एलिमेंट पे करना है और वो उस सेट के बाहर है, सेट के अंदर होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स अंदर होने चाहिए जिन एलिमेंट्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, उसी सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स हम सीख रहे हैं और यूनिवर्सल सेट का फंडा भी आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर लाइन की। रियल नंबर लाइन क्या होती है? रियल नंबर लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। मतलब एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सारे रियल नंबर्स लिखे हों। मतलब एक लाइन लगा दी जाए, देखिए आप, एक लाइन लगा दी जाए और इस लाइन पे हर पॉइंट को एक रियल नंबर से डिनोट कर दिया जाए। जैसे बीच का पॉइंट को 0 से डिनोट करते हैं,
फिर अगला पॉइंट जो होगा 0.00000 ऐसे करके 1 लास्ट में आएगा, 0 से जस्ट हल्का सा बड़ा पॉइंट होगा। थोड़ी दूर बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर कुछ दूरी बाद 2 आएगा, पीछे 0 के -1 -2 होंगे। ऐसे करते 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 लास्ट में इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे और पीछे करते करते -इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे। -इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स को इस लाइन पे पॉइंट के माध्यम से डिनोट कर दिया जाए तो ऐसी लाइन को बोलते हैं रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स इस लाइन पे एक पॉइंट का प्रयोग करते हुए डिनोट किए जाते हैं। यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ईच पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर, एंड यहां पे ये भी लिखा है कि एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन। हर रियल नंबर एक पॉइंट की फॉर्म में यहां पे मिलेगा आपको, और हर पॉइंट इस लाइन का एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, किसी भी प्रकार का नंबर हो, सारे नंबर्स रियल यहां पे इस लाइन पे मौजूद हैं। हर पॉइंट को एक नंबर असाइन किया गया है। इस लाइन को बोलते हैं रियल नंबर लाइन। आप 1/2 यहां पे ढूंढना चाहें तो 1/2 मिल जाएगा, यहां पे 1/2 मिलेगा आपको 0 और 1 के बीच में। आप 1/4 को ढूंढना चाहते हैं तो 0 और 1/2 के बीच में यहां मिल जाएगा 1/4 आपको। हर नंबर इस लाइन पे मौजूद है। करेक्ट है एकदम। तो रियल नंबर लाइन का आपको आइडिया होना चाहिए, और इंटरवल्स का आइडिया होना भी बहुत जरूरी है। इंटरवल्स कई प्रकार के होते हैं, उन सबका आइडिया होना जरूरी है। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। हमको यह समझना जरूरी है कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं। जैसे कि देखो, मैं नंबर लाइन यहां बना लेता हूं। नंबर लाइन बना लिया, ये -इंफिनिटी है, ये वाला एंड इंफिनिटी है, बीच में 0 है। यहाँ पे देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ -1 आएगा, -2 आएगा, और -इंफिनिटी तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि 0 से लेकर के 2 तक के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करूं। तो 0 से लेकर के 2 तक के, 0 के बाद और 2 से पहले, 0 और 2 इंक्लूड नहीं करना, 0 के बाद और 2 से पहले के सारे नंबर्स का ये जो इंटरवल बना, इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, समझने का प्रयास करें। देखिए नंबर लाइन वापस से बना लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। यहां पे कॉपी कर लिया मैंने। एक दूसरा इंटरवल यहां पे मैं बनाना चाहता हूं, 0 से लेकर के 2 तक के सारे नंबर्स, 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है और 2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, और बीच के भी सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। यहां पे देखिए ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें 0 के बाद और 2 से पहले तक के सारे नंबर्स हैं, और यहां पे ये ऐसा इंटरवल है जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, और बीच के भी सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ऐसे इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल, जिसमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। देखिए यहां पे जो होल है, इस होल का मतलब है नॉट इंक्लूडेड, इस होल का मतलब है नॉट इंक्लूडेड, और डार्क यहां पे ये जो मैंने बनाया है, गोला बनाया है, इसका मतलब है इंक्लूडेड। ये आपको समझना होगा। इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड यहां पे मैंने आपको दिखाया है कि 0 को इंक्लूड नहीं करना, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको इंक्लूड नहीं करना। ये जो इंटरवल बना है ये ओपन इंटरवल है, और एंड पॉइंट को यहां पे इंक्लूड कर दिया। ये जो इंटरवल बना है ये क्लोज्ड इंटरवल है। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करके हम डिनोट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए डिनोट करते हैं। ऐसे लिखते हैं 0 से लेकर के 2, 0 से लेकर के 2, इसका मतलब है 0 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है। इसको ऐसे बोला जाता है ओपन 0 से ओपन 2, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 2। ठीक है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। मीनिंग समझ में आ चुका है। 0 के बाद वाले नंबर से शुरू करते हुए 2 के जस्ट पहले वाले नंबर तक रुक जाना है। वो सारे नंबर्स इस इंटरवल के अंदर मौजूद है, और यहां पे 0 भी लेना है, 2 भी लेना है, 0 से 2 के बीच के नंबर्स भी लेने हैं। ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। इसको बोलते कैसे हैं? ओपन 0 से ओपन 2। इसको कैसे बोलते हैं? क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 2। बात समझ आ रही है? बोलने का तरीका समझ में आया?
मीनिंग क्या है समझ में आया? क्लियर है? ये वाला जो इंटरवल होता है इसको लिखने का एक बहुत ही स्टाइलिश तरीका भी होता है। ये वाली ब्रैकेट की बजाय आप ऐसी ब्रैकेट लगा दो यूं करके, तो इसका मतलब भी होता है ओपन 0 से ओपन 2। आप चाहे यूं लिखें चाहे यूं लिखें, एक ही बात है। और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों में इस रिप्रेजेंटेशन का काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ओपन इंटरवल एकदम क्लियर होगा। ठीक है, आप चाहे ये वाली ब्रैकेट लगाएं या ऐसे ये वाली ब्रैकेट खोल दें, है ना, ओपन कर दिया ब्रैकेट को, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रैकेट जो है इसको ओपन कर दिया, यहां लग रहा है जैसे कि ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं और इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। एक और इंटरवल होता है सेमी ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है, ये वाला क्लोज इंटरवल है। एक इंटरवल होता है सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है ये समझते हैं। सेमी ओपन इंटरवल, अच्छा ये बता दूं आपको कि सेमी ओपन इंटरवल को सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। सेमी ओपन इंटरवल को सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल का क्या मीनिंग है आइए समझते हैं। यहां बना ली मैंने नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखिए एक इंटरवल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 0 से लेकर के 2 तक के सारे नंबर्स लेने हैं अपने को, 0 से लेकर के 2 तक के सारे नंबर्स लेने हैं। 0 को इंक्लूड कर लीजिए, 0 को इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन 2 को ना इंक्लूड कीजिए। आप 2 को इंक्लूड नहीं करना। 0 पे क्लोज्ड है, 0 से 2 तक के सारे नंबर लेने हैं और 2 पे ओपन है क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा इंटरवल जो आधा क्लोज्ड है इसको आप सेमी क्लोज्ड बोल सकते हो। और देखिए आधा ओपन है इसलिए इसको सेमी ओपन भी बोल सकते हो। आप इसको सेमी क्लोज्ड बोलो वो भी सही है, सेमी ओपन बोलो वो भी सही है। तो इस इंटरवल को बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें एक एंड पॉइंट तो इंक्लूडेड हो और दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूडेड ना हो। इसको यूं भी लिख सकते हो आप, देखो 0 पे क्लोज्ड है और 2 पे ब्रैकेट ये वाली खोल दो, तो आप इसको यूं लिखें या फिर यूं लिखें बात एक ही है। लेकिन आपको दोनों मालूम होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही माया है, नाम दो हैं। बात समझ में आ रही है? तो तीनों प्रकार के इंटरवल्स आई होप क्लियर होंगे आपको। ओपन इंटरवल लिखना आया, क्लोज्ड इंटरवल लिखना आया, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस सेशन में अपन इतना ही सीखेंगे। हमारे जो आगे आने वाले सेशंस हैं उनमें ये सारे टॉपिक्स अपन सीखने वाले हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होता है, कितने सबसेट बनते हैं एक सेट के, सारी कहानी सबसेट के बारे में आपको सिखाई जाएगी। पावर सेट क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, मीनिंग क्या है वेन डायग्राम का, सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। सारी बातें बहुत डिटेल में आपको समझाई जाएंगी। डी मॉर्गन्स के बहुत ही शानदार लो, 2 डी मॉर्गन्स के बहुत शानदार लॉज हैं, उनका डिटेल में डिस्कशन होगा। वर्ड प्रॉब्लम करवाई जाएंगी और स्पेशल जेई लेवल प्रॉब्लम भी अपकमिंग सेशंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं सेट्स में हमारे बचे हुए हैं। आज के लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक किए हैं, सारे कवर नहीं हो पाए। नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे और सारे टॉपिक अगर अपन कवर कर लेते हैं, सेट्स चैप्टर पे हो जाएगी भाई की मास्टरी, अपनी मास्टरी। सेट्स पे मास्टरी बोले तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाएगा। रिलेशन फंक्शन कैलकुलस में कई जगहों पे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हल्के में ना लें, छोटे में ना आके एक मुस्कुराहट के साथ आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।